अस्सलाम दोस्तों, में कुछ जानते एस्टैब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम पेशरफ्त की है और खुद इमरान खान साहब ने अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना सिर्फ माइनस कर लिया है बल्कि माइनस होने की इतला बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को दे दी गई है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पोलिटिकल पार्टी एक्ट करने की ना सिर्फ इजाज़त मिल गई है बल्कि इमरान खान ने तमाम तर इख्तियारात पार्टी की पोलिटिकल कमेटी के सुपुर्द कर दिए हैं और अब उनका किरदार महज मुशावरती ही होगा। यानी इमरान खान पीटीआई से अमली तौर पर माइनस हो गए हैं और इस अहम तरीन पेशरफ्त में हाल ही में होने वाली एक अहम तरीन मुलाकात ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासत के अंदर सियासी किरदार अदा करने और अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के साथ या फौज के साथ लड़ाई से पीछे हटाकर सियासी मैदान के अंदर काम करने और सियासी अंदाज से आगे बढ़ने का फैसला किया है। और इसके बाद ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दो अहम तरीन फैसलों का ऐलान कर दिया गया है। नंबर 1, कोर कमांडर पेशावर की रिहाइशगाह पर होने वाली अहम तरीन मुशावरत का बाज़ाब्ता तौर पर उसको तस्लीम कर लेना और इस बात का इजहार कर लेना कि जनाब हम वहाँ से मिलने वाली दावत पर गए थे और वहाँ पर हमारी उनके साथ बहुत ही अहम मुलाकात भी हुई है और अहम तरीन अमूर के ऊपर मुशावरत भी हुई है, जहाँ पर फौजी क़यादत ने हमें इंपॉर्टेंट अमूर के ऊपर ब्रीफिंग भी दी है। बाज़ाब्ता तौर पर खुद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान जनाब बैरिस्टर साहब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर ने इस मुलाकात की तस्दीक भी कर दी है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैसला जो इस मुलाकात के फाइनल आउटकम से ही रिलेट करता है, उसका इज़हार इस नोटिफिकेशन के जरिए होता है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इजहार करता है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से अपने आप को माइनस कर लिया और वो कोर कमेटी जहां पर इमरान खान साहब की तरफ से वकीलों का इज्तिमा इकट्ठा किया गया था उनको भी विथड्रॉ कर लिया गया है और अब पार्टी के तमाम तर मामलात पार्टी के उन चेहरों के हवाले किए गए हैं जो सियासी अहमियत भी रखते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ इस बात का एतराफ़ भी किया गया है कि पार्टी की लीडरशिप की जो मुलाकात कोर कमांडर पेशावर और उनकी टीम के साथ हुई थी, ये इमरान खान की आशीर्वाद के साथ हुई थी और इमरान खान इस मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू से ना सिर्फ आगाह हैं बल्कि इसके ऊपर वो मुतमईन भी है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो जो नहीं अब जो बुल्ले की हवाओं का मुझे लगता है कि रोशनदान को खिड़की खुलने का इम्कान है और शायद यही वजह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उसी इक़्तिदार की रस्सा कशी के अमल का आगाज़ हो गया है जो अमूमी तौर पर ऐसी सूरत हाल के अंदर सियासी जमातों का खासा होता है। कि वो कहते हैं ना, वो गाना ये मलकू का वो नकदा कोका के साथ साथ वो भी है ना कि रुलते गए हैं, वो लोग ये कहते हैं कि जनाब रुलते गए हैं और जो चस का टाइम आया था दूसरे साथ माइनस करने लगे हो, इस तरह की सिचुएशन ही होती है। ख़ास तौर पर शहरयार अफरीदी साहब ने इस हवाले से एक अहम तरीन ऐलान भी किया है। कौन सा, इसके ऊपर आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसका जरा थोड़ा सा जिक्र करना और इसके जरिए पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल एडवांसमेंट है उसको मुख्तलिफ उसके जो बिखरे हुए डॉट्स हैं इसको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे सामने पिक्चर बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगी। आपको याद है कि आज से चंद रोज़ पहले अचानक मुस्लिम लीग नून के दो अहम रहनुमा नेशनल मीडिया पर आते हैं और नेशनल मीडिया पर आकर मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना खदशात का इजहार करते हैं। वो जो दो रहनुमा थे उनमें से एक थे जनाब जावेद लतीफ़ साहब और दूसरे थे जनाब राना सनाउल्लाह साहब, और दोनों ने इस बात का इजहार किया कि एस्टैब्लिशमेंट ने हमारे साथ हाथ कर दिया बिटवीन दी लाइन्स। जावेद लतीफ़ साहब ने तो ज़रा खुल के इस बात का जिक्र किया कि जनाब हमारे साथ हाथ हो गया है, हमें हराया गया, हमारे ऊपर वाले जो MNAs वाली सीटें थी वो हम हार गए, जो सूबाई असम्बली वाली सीटें थी वो हम जीत गए। वो इस तरह की उन्होंने एक सिचुएशन को डेवलप करके इस बात का तासुर देने की कोशिश की कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाकर जिस तरीके से उनके साथ चीज़ों को तय करने की बात की गई थी उस तरीके से उस फार्मूले पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसके नतीजे से मुस्लिम लीग नून के ऊपर ना सिर्फ दबाव बढ़ गया है बल्कि मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर सख्त फैसले करके अपना पॉलिटिकल कैपिटल को ज़ाया करने की पोजीशन पर आ गई है और इस पर हमें सोचो विचार करना चाहिए। जबकि राना सनाउल्लाह साहब ने
और ज्यादा बेहतर अंदाज के अंदर इस मामले को क्लैरिफाई किया और उन्होंने इस बात का बरमला तौर पर एतराफ किया कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की नहीं बल्कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट है। और उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को सामने रखते हुए इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया, ये कहते हुए कि ये मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला बने हैं, अदरवाइज अगर वो चाहते तो वो चीफ मिनिस्टर पंजाब भी बन सकते थे और वजीर आजम भी बन सकते थे। इसका मतलब यह है कि उन्होंने इस बात का तासुर दिया कि किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई ऐसा छेद हो गया है इस इक्तदार की किश्ती के अंदर जिसका अब इजहार करना जरूरी था। और बिटवीन द लाइंस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करने का ये इसी बात की तरफ इशारा था कि जनाब उनके पास ये इंफॉर्मेशन थी कि किसी न किसी लेवल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लूप में लेने का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो मुख्तलिफ पाबंदियां लगी हुई हैं उनके खात्मे के अमल का आगाज हो गया है। और इसीलिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को क्रिएट किया गया। हाल ही में ईवान सदर के अंदर 2 और इंपॉर्टेंट मुलाकातें होती हैं क्योंकि इस इक्तदार के खेल के अंदर जब मुस्लिम लीग नून एक फरीक के तौर पर मौजूद है, वहां पर दूसरा फरीक जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस असम्बली के अंदर एक ऐसी पोजीशन रखती है जिसको हम बादशाह गर का या किंग मेकर का रुतबा दे सकते हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी जिस भी जमात के हक में अपना वजन डालेगी वो ही आकर वजारत उज़्मा का ताज अपने सर पे संभालेगी। जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ साहब के सर पर ताज सजाया, लेकिन उस ताज की कीमत मुस्लिम लीग नून को आईनी ओहदों से हटकर देनी पड़ी और आईनी ओहदे उनको पीपल्स पार्टी को देने पड़े और पीपल्स पार्टी के वोटों से ही शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने। अब हालिया दिनों में 2 मुलाकातें जिसमें से एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और दूसरे चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल शमशाद मिर्जा साहब की सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात है। और सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ ये मुलाकातें महज इस वजह से नहीं थी कि जनाब उनको सदर ममलिकत का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद देनी थी, बल्कि खास तौर पर इस मौके पर आसिफ अली जरदारी साहब की जमात का जो रोल है ये इस बात की तरफ इशारा था कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के इस पॉलिटिकल रोल को एस्टैब्लिशमेंट ना सिर्फ एक्नॉलेज करती है बल्कि शायद मुमकिन तौर पर इस रोल को मजीद एक्सपैंड करने या इस रोल को अपने फर्दर एजेंडाज की तकमील के लिए इस्तेमाल करने का भी इरादा रखती है। और इन्हीं मुलाकातों यानी जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात और जनरल सैयद शमशाद मिर्जा के साथ मुलाकात के दरमियान में कोर कमांडर पेशावर के साथ मुलाकात होती है ये जो है खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट के अरकान की, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी मौजूद होते हैं और सारे वो नहीं कहते लैन लाओ, लैन लगा के जाते हैं बिल्लोरे कार और वहां पर जाकर भंगड़े डालते हैं क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अलबत्ता ये जो मुलाकात है इस मुलाकात की कोई ना कोई पॉलिटिकल कॉस्ट होती है, किसी भी जगह पर कोई फ्री लंच नहीं होता। और इमरान खान साहब इस बात को मानने वालों में शामिल हैं कि सियासत के ऊपर सियासत में मफादात का गेम होती है और जब आप फरीकैन के साथ मेज के ऊपर बैठते हैं तब आपको किसी न किसी जगह पर खुद पीछे हटना पड़ता है या अगले को पीछे धकेलना पड़ता है। ये गिव एंड टेक की जो है ना वो खेल है। इस सूरत हाल में पीपल्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके लिए अगर कौमी धारे में उसने वापस आना है या अपने आप को दोबारा एस्टैब्लिशमेंट की गुड बुक्स में शामिल करना है तो फिर उनको उन चेहरों को सामने लाना था जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब तरीन समझे जाते हैं। और उसके लिए सबसे जरूरी था कि इमरान खान साहब सियासत में से माइनस होते या कम से कम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो सामने लोग रहकर फैसला साजी करते हैं उसमें से इमरान खान साहब को माइनस किया जाता और इमरान खान साहब इस माइनस इमरान खान डील के ऊपर ना सिर्फ राजी हो गए बल्कि इसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक सियासी जमात के तौर पर एक्ट करने की इजाजत भी दे दी गई। अलबत्ता यह बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो तमाम लीडर्स जिसमें शिबली फराज है, जिसमें हमाद अजहर हैं, जिसमें असलम इकबाल है, जिसमें आजम सवाती हैं या दीगर हैं, वो तमाम के तमाम अगर मंजरे आम पर आए हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट की अशीरबाद के जरिए या पसे पर्दा किसी तरह की कोई यकीन दहानी के बाद ही आए हैं। और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात कार हैं वो किसी न किसी हद तक नुमाया हो सकते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात कार में एक अहम तरीन रुकावट अभी तक मौजूद है और वो है 9 मई,
کیونکہ 9 مئی کے حوالے سے جو ہائپ کریٹ کی جا چکی ہے اور جس طریقے سے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بیانیے کو تشکیل دیا گیا ہے کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب کی یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے لیے کسی بھی طور پر اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس سے اپنی جو جان ہے وہ چھڑوا سکیں. لہٰذا یہ جو ایک امپورٹنٹ پیش رفت ہے 9 مئی کے اعتبار سے اس میں اس بات کا اعتراف کر لینا ہی میرا خیال ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو اپنی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. دیکھیں ایک بات طے ہے کہ جس ہائپ کو کریٹ کیا گیا اور کور کمانڈرز کانفرنس لیول کے اوپر اس بات کا اظہار کیا گیا کہ 9 مئی کے واقعات انفیکٹ افواج پاکستان میں بغاوت کرنے کی کوشش تھی اور فوجی قیادت کو ریپلیس کرنے کی کوشش تھی. اس ایکسٹریم پوزیشن کے بعد اچانک ہی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اپنی اس پوزیشن سے پیچھے ہٹنا ممکن ہی ہوگا. یہ بات اپنی جگہ پر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات بہت کم ملتے ہیں. ایک مثال اگر حالیہ دنوں میں آپ کو دوں تو وہ کیپٹل ہل کے اوپر ٹرمپ کے حامیوں کا حملہ تھا جس کو 10 مہینے کے اندر نہ صرف سزائیں دی گئیں بلکہ اس معاملے کو مکمل طور پر لپیٹ بھی دیا گیا, جبکہ پاکستان میں 16 مہینے گزرنے کے باوجود بھی 9 مئی کے واقعات کے چند ملزمان کو حراست میں لیا گیا, چند کو سزائیں دی گئیں اور اس کے بعد یہ معاملہ ابھی تک مٹی پاؤ کی پوزیشن پہ ہے. اور خاص طور پر جن لوگوں کو اس کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا تھا, جن لوگوں کو اس کا پلانر قرار دیا گیا تھا, وہ یا تو روپوش ہیں یا وہ سامنے ہیں لیکن ان کے اوپر بھی ان چارجز کو باضابطہ طور پر فریم نہیں کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی گنجائش کو شاید کسی نہ کسی جگہ پر برقرار رکھا گیا تھا کہ کل کو اگر کوئی ماحول اس طرح کا بنتا ہے یا سختی کرنی پڑے گی تو ہم نے یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ ڈال دیں گے, اور اگر ڈیل کرنی پڑے گی تو پھر شاید کوئی نہ کوئی اوپننگ کے لیے ہمارے پاس پوزیشن موجود رہے. اور مجھے اس بات کے امکانات نظر آتے ہیں کہ شاید یہ جو کور کمانڈر پشاور کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات میں یہ مشورہ دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ باضابطہ طور پر ان کو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی اجازت ہے. جب اڈیالہ جیل کے اندر ان کی ملاقات ہوتی ہے یا ان کی پیشی ہوتی ہے, اس موقع پر وہ ایک مرتبہ پھر میڈیا کے ساتھ گفتگو میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کریں اور اس بات کا اظہار کریں کہ جناب 9 مئی کے واقعات کے تمام تر ملزمان ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, اور اگر ان میں سے کسی کا بھی تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف ان لوگوں کو خود سرنڈر کر دے گی. ان کے آپ نے نام بتانے ہیں, ہم ان ناموں کو آپ جو ہے منظر عام پر لائیں گے اور وہ لوگوں کو آپ کے سپرد کریں گے, اور اگر وہ ملزم کریٹ ہوتے ہیں, مجرم سمجھے جاتے ہیں, تو پھر ان کو جو ہے اقرار واقعی سزا ملے گی. ادروائز جو ہے ان کو ایک نارمل لائف گزارنے کا موقع بھی ملے گا. اب اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ سیاسی جماعتیں پولیٹیکلی کام کرتی ہیں, سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ پر یا فوج پر حملہ آور نہیں ہو سکتی, خاص طور پر پاکستان جیسی سوسائٹیز کے اندر جہاں پر اسٹیبلشمنٹ ایک ایکسٹریم پوزیشن پر رہتی ہے, وہاں پر تو کسی بھی طور پر اس بات کا امکان نہیں کہ کوئی سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر غلبہ پا سکے. لہٰذا اب پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر عمران خان کو نہ صرف 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرنی پڑے گی بلکہ اس پر پوری قوم سے معافی مانگنا پڑے گی, جس کے جواب میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث وہ تمام لوگ, خاص طور پر خواتین جو اس وقت تک حراست میں ہیں, ان کے لیے کسی طرح کی کوئی رعایت بھی مل سکتی ہے, اور پی ٹی آئی کے عام ورکرز کے لیے عام معافی کا اعلان بھی ہو سکتا ہے. البتہ عمران خان صاحب اور دیگر لوگوں کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے ہی ہوگا, اور ان کو اس پروسیس کے اندر وہ جو عام لوگ ہیں صرف انہی کو اس کی اجازت ملے گی, اور عام کارکنان اور خواتین ان کو اس بات کی اجازت ملے گی, اور اس کے بعد یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جو ہے نا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز
उसको अडॉप्ट कर लिया गया है और उन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। ख़ास तौर पर ये जो फहरिस्त जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 14 रुकनी कमेटी बनाई है जिसको हेड कर रहे हैं उमर अयूब खान साहब। उमर अयूब खान साहब इसके चेयरमैन हैं और उनको जो उनके साथ ही शामिल हैं इस अमल के अंदर, उनमें शामिल हैं जनाब क्या नाम है इनका, बैरिस्टर गौहर खान साहब। उसके साथ शामिल हैं जनाब सेनेटर शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, शाह फरमान, खालिद खुर्शीद फॉर्मर CM गिलगित बल्तिस्तान, सेंटर ऑन अब्बास पबी, रऊफ हसन, हम्माद अजहर, मियाँ असलम इकबाल, आतिफ खान, हाफिज फरत और शेर अफजल खान मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब को 14वें नंबर पर इस कमेटी में रखा गया है क्योंकि आखिरी लम्हे पर इस कमेटी को एक्सपैंड करने का फैसला किया गया था। पहले ये 10 रुकनी कमेटी थी और फिर उसके बाद इसके अंदर 4 मजीद लोगों का इजाफा किया गया और शेर अफजल मरवत साहब को बतौर ख़ास इसके अंदर अकोमोडेट करने की कोशिश की गई। और बुनियादी तौर पर इसका मकसद, अगर आप इसकी फॉर्मेशन देखें, आप उमर अयूब साहब को देखें, आप शिबली फराज साहब को देखें, गंडापुर साहब को देखें, असद कैसर को देखें, शाह फरमान को देखें, शेर अफजल मरवत को देखें, ये वो तमाम लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल है। यानी अब इन लोगों के जरिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये जो CBMs हुए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए हैं, इनको अमली जामे पहनाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अभी भी इसके अलावा, जिसका मैंने आपसे कहा ना कि वो कहते हैं जेड़े असी रुले हाँ कि चस दे टाइम ते साड़ी पत्ता कटा जाए, ये नहीं हो सकता। शायद यही वजह है कि शहरयार अफरीदी, जान अल्लाह को देनी है, उन्होंने कोहाट के अंदर एक जलसे से खिताब किया और जलसे से खिताब के अंदर उन्होंने उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज इनको मुखातब करते हुए कहा कि हम पार्टी के अंदर भी सबको मैसेज दे रहे हैं, ये अवाम तैयार बैठी है, मैं अभी तक खामोश हूँ, मुझे फटने पर मजबूर ना करें, ये तुम्हारे बाप की पार्टी नहीं है। वो लोग जो उद्दम पर बैठे हैं PTI के, आप सब सुन लो, हमारे अंदर भी कुछ आस्तीन के सांप हैं, मुनाफिक अंदर बैठे हैं, मैं खुलकर बात करने वाला हूं, किसी शोकाज से नहीं डरता। इसका मतलब ये है कि भाई आप मामलात को डील कर रहे हैं, 14 रुकनी कमेटी बना दिया आपने, 80 के थे भाई, हमने भी जो है वो नज़रबंदियाँ भुगती हैं। जब ये शिरनी बटने का टाइम आ रहा है तो आपने जनाब सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट के बंदों को डाल दिया, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि शायद इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर कुछ एक नई रिफ्ट पैदा हो रही है जो एक नई सूरत हाल को जन्म दे सकती है और इसको भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान दूरियां कम होती भी नजर आएंगी। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में हमें मुख्तलिफ अदालतों की तरफ से इमरान खान साहब को रिलीफ मिलते हुए नजर आएंगे। आने वाले दिनों में हमें अदालतों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मौक़िफ़ के अंदर नरमी नजर आएगी और आने वाले दिनों में हमें मुस्लिम लीग नून मज़ीद अग्रेसिव मौक़िफ़ लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर नजर आएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर प्रो इस्टेब्लिशमेंट का लिबादा उतार कर एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को बिल्ड करेगी और नवाज शरीफ साहब इस मामले में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे क्योंकि नवाज शरीफ साहब की तरफ से लंदन ना जाने का फैसला, सऊदी अरब ना जाने का फैसला, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट ड्राइव है इसको नवाज शरीफ साहब खुद लीड करने जा रहे हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ईद के बाद का जो भी टाइम आएगा बजट से पहले का, वो ना सिर्फ हंगामा खेज होगा बल्कि शायद एक नई पॉलिटिकल लाइनअप को डेवलप भी करते हैं। अपने आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।